हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम अपनी इंपॉर्टेंट सीरीज क्वेश्चंस के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये पूछ रहा है। डिस्टिंग्विश करो, कह रहा है कि बिटवीन हार्मोनल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। हार्मोन के बेसिस पे कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट एंड एनिमल्स में। ठीक है, तो पहली बात तो देखिए, अगर हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें तो प्लांट में जो आपका होता है, प्लांट में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट रहता है? फाइटो हार्मोन प्रेजेंट रहता है। फाइटो हार्मोन प्रेजेंट रहता है, इससे ग्रोथ होती है। फाइटो हार्मोन से प्लांट की ग्रोथ होती है, उनमें कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होता है? फाइटो हार्मोन की वजह से। एनिमल्स में जो हॉर्मोन्स होते हैं, एनिमल्स में हमारा जो है वो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, हार्मोन का सिक्रेशन जो करेगी इंडोक्राइन ग्लैंड, इसके थ्रू हम में कोऑर्डिनेशन होता है इन एनिमल्स। तो पहला डिफरेंस तो आपका ये होगा कि फाइटो हार्मोन जो प्लांट से प्रेजेंट रहता है, जो प्लांट की ग्रोथ कर रहा है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो एनिमल में प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो होती है बाय डिफ्यूजन। किसके थ्रू हो रही है? डिफ्यूजन के थ्रू। और हम में जो एक चीज होता है वो होता है बाय ब्लड। हमें जितना भी सर्कुलेशन जो भी हो कोऑर्डिनेशन, एक पॉइंट आप बोल सकते हैं फाइटो हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा आप कह सकते हैं प्लांट में जो रहा है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, और हमें क्या होता है? ब्लड सारा चीजें ट्रांसफर करता है। ठीक है, जितनी भी चीजें हमारे इसमें किस में ट्रांसफर होती है? वो ब्लड के थ्रू होती है, और प्लांट्स में वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। ठीक है, उसके बाद अगला कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल। अब ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था कि 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। फोर ब्रेन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में हमारा जो ब्रेन है वो डिफ्रेंशिएटेड है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब कह रहा है जो ये 4 आपके टाइप्स हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहला पार्ट आपका होता है फोर ब्रेन का, फिर आगे होता है, फिर मिड में, एंड लास्ट होता है आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, ये तो बात हो गई ब्रेन की। अब देखते हैं, हमें पूछा इंटेलिजेंस, जितनी भी ना मेमोरी वगैरह जो भी स्टोर वगैरह, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ स्टोर करने का काम होता है फोर ब्रेन का, जो हमारा सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, जितनी मेमोरी वगैरह सब कुछ स्टोर करेगा, इंटेलिजेंस स्टोर, सारी चीजें हैं, ये काम है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन के भी पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन के किस पार्ट का ये काम है हमें ये देखना है। तो इंटेलिजेंस का जो काम होता है, रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए होता है सेरिब्रम, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, जो प्रेजेंट रहता है आपका फोर ब्रेन में। ठीक है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। उसका अगला है राइडिंग अ बाइसिकल। बाइसिकल जो है, ये सारी के जो भी आपकी एक्टिविटीज वगैरह होती है, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज वगैरह सारी चीजें होती है, ये काम करता है हिंड ब्रेन। ये सारी एक्टिविटीज वगैरह का हिंड ब्रेन का एक पार्ट है, वो काम करता है। जो सारी एक्टिविटी हमारी बाइसिकल या दौड़ना, उठना बैठना, जितना काम है एक्टिविटीज, वो सब कुछ वो कंट्रोल करता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम। एक होता है सेरिब्रम जो फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एक होता है पार्ट है फोर ब्रेन का, और एक है सेरिबेलम जो पार्ट है हिंड ब्रेन का। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग है। ये पार्ट है हिंड ब्रेन। ठीक है, उसका पूछ रहा है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग वॉमिटिंग या जितनी भी हमारी इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज हैं, जितनी भी इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, मतलब इनवॉलेंट्री की वो चीजें होती हैं, रिएक्शंस होता है रिस्पॉन्स, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो जिसपे हम कंट्रोल नहीं, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारी वॉमिटिंग वगैरह, ये सारी चीजें इनवॉलेंट्री, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो उसको भी हिंड ब्रेन का ही एक पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, उसको हम बोल देते हैं मैंडुला। ठीक है, मैंडुला जो भी हिंड ब्रेन का ही पार्ट है, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद देखते हैं कंट्रोलिंग हंगर। हंगर को कंट्रोल करता है फोर ब्रेन का ही पार्ट। ठीक है, ये सेंसेशन वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ये सब कंट्रोल करने का काम होता है हाइपोथैलेमस का।
हाइपोथैलेमस, और पार्ट है ये फोर ब्रेन का। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए आपके हिंड ब्रेन के, दो पार्ट हो गए आपके फोर ब्रेन के। उसके बाद पूछ रहा है हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज। ये क्वेश्चन हमने पहले वीडियोस में भी किया हुआ है। ठीक है, तो जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा, इसके लिए हम बोल देते हैं एक बॉनी बॉक्स होता है, बॉनी बॉक्स, जिसको हम बोल देते हैं क्रेनियम, जो सारे इंजरीज वगैरह से प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम ये बचाता है स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी मैकेनिकल इंजरी से। तो बोनी बॉक्स क्रेनियम वो है आपका ब्रेन को करेगा, वर्टिब्रल करेगा इससे स्पाइनल कॉर्ड को। और ये है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अपर हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर। Draw a diagram to show the formation of image of an object placed at a distance of 2f from such a lens. Mention the position of nature and of the image formed. उसके बाद बोला state the observable difference in the image obtained if the lens is uncovered. Give reason to justify your answer. तो पहली कंडीशन में होगा कॉन्वेक्स लेंस का जो अपर हाफ है उसको हमें ब्लैक करना है, मतलब ब्लैक पेपर से कवर कर देना है। तो ये मान लीजिए नीचे बना देते हैं। ये हमारा लेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम अनकवर्ड कर दे तो हम ऊपर से रेज, अगर हमने ऊपर का पार्ट कवर किया तो हमें रेज नीचे से डालनी पड़ेगी, यहाँ से कहीं से। ये आपका ओ होगा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ कहीं जाके 2f2 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका f2 और इस वाले पोजीशन में आपका f1। तो देखिए तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, फोल्ड हो जाएगी एक, फिर इसी से एक रेज हो जाएगी, ये आएगी आपके f1 को होते हुए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ डिवाइड हो जाएगी और ये मिलेंगी कहाँ आपके f2 पे, जहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। f2 पे मिलती है, थोड़ा नीचे बना दिया मैंने, ये आ गया आपको यहाँ को, ये यहाँ को। ठीक है, तो ये f2 पे मिलेंगी जहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। इसका अपर पार्ट ब्लैक करना है तो अपर पार्ट ब्लैक कर देते हैं, कवर कर देते हैं। नीचे हमने अपर पार्ट है जो कवर कर दिया। अगर इसका अपर पार्ट कवर नहीं होता इस कंडीशन में हम ये बना सकते थे, ये कहीं जाके मिलती। ये आपको आ जाता 2f2, ये आपका हो जाता f1, ये आपका बनता f, ये आपका बनता 2f1, यहाँ पे आपका होता o। ठीक है, अगर हम अपर पार्ट को कवर अप नहीं करते तो ये कुछ इस टाइप का बनता। अब कह रहा है नेचर और पोजीशन क्या होगी। देखिए कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। नेचर जो होगा, पोजीशन क्या होगी इमेज की, ये पूछ रहा है कि पोजीशन क्या होगी इमेज की। तो इमेज आपकी कहाँ पे बन रही है,
फोकस पे, या आप 2f2 भी बोल सकते हैं। पोजीशन आपकी होगी 2f पे और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्या स्टेट द गिव रीजन द सिस्टम। अगर देखिए, अगर हम लेंस को कवर्ड नहीं करते, अनकवर्ड कर रखते हैं, तो जो इमेज होगी ना वो ब्राइट दिखेगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा रेज जा पाएंगी, ज्यादा रेज जा पाएंगी तो इमेज क्या होगी, ब्राइट दिखेगी। अगर हम अपर पार्ट को कवर अप कर देते तो सारी रेज नहीं जा पाएंगी, इसलिए इमेज क्या होगी, थोड़ी धुंधली हो जाएगी, ब्राइट नहीं हो पाएगी। तो उसका हम ये दे सकते हैं डिफरेंस की अगर हम अनकवर्ड फॉर्मेशन करते हैं, अनकवर्ड लेंस अगर फॉर्म करते हो, इमेज क्या होगी, ब्राइट होगी कंपेरिजन देन द कवर्ड लेंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्केव लेंस एंड फोकल लेंथ 15। तो हमें इसमें इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, कॉन्केव लेंस की बात हो रही है। कॉन्केव लेंस के हमें पता है कि हम फोकल लेंथ और इमेज का जो ऑब्जेक्ट का जो है वो माइनस लेते हैं। ठीक है, तो इसमें u है आपका -30, f है आपका -15, v आपको निकालना है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस के लिए लेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, प्लस हो जाएगा इधर जाके, दीजिए LCM दिया 30। ठीक है, -30। कैंसिल आउट किया, आ गया आपका -10 आंसर। तो v की जो आपकी लेंस 1/v रहेगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये v का 1/30 है, 1/10 आएगा, उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो -10 हो जाएगा। तो इमेज की डिस्टेंस वो आगे कितनी होगी, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Give reason why carbon can neither from C4 positive and cation nor C4 negative anions but from covalent compounds। ऐसा क्यों होता है? कह रहा है कि कार्बन कोवालेंट कंपाउंड बनाता है जबकि उसे C4 पॉजिटिव C4 नेगेटिव भी तो बनाता था, 4 के 4 दे सकता था और 4 ले भी सकता था। अब ऐसा इसलिए नहीं होता है, देखिए C4 को देने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लॉस ऑफ एनर्जी चाहिए, जो मुमकिन नहीं हो पाती इतनी एनर्जी कार्बन के लिए। तो इस कंडीशन में वो C4 नेगेटिव C4 डोनेट नहीं करता है। ठीक है, मोल एनर्जी चाहिए। वहीं C4 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसलिए क्योंकि अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन, वो 6 तो उसके ऑलरेडी प्रेजेंट है, 4 वो और ले लेंगे, तो न्यूक्लियस के पास इतना पावर नहीं होता कि वो होल्ड कर, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाए। ठीक है, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाए, इतना पावर नहीं हो पाता। इस वजह से भी क्या होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं करता और डोनेट भी नहीं करता, और इस वजह से वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, CH2 से डिफर होंगे जो, तो आप CH2 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 ऐड करते रहेंगे तो वो आपकी होमोलोगस सीरीज होगी, और जो इससे डिफर होगा वो होमोलोगस सीरीज में नहीं आएगा। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज में CH2 CH2 अब ऐड करते हैं, तो होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी है कि ये केमिकली जो इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है और जो इनकी फॉर्मेशन होती है वो भी सेम होती है। फंक्शनल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, सेम होती हैं दोनों में। ठीक है, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सेम होंगी, चाहे वो आप फंक्शनल ले लें या
केमिकल ले लें और CH2 आप ऐड करते रहेंगे। पूछ जैसे हम CH4 लेते हैं, CH4 में हम CH2 ऐड कर देते तो हमारा बन जाता है C2H6, फिर हम ले लेते हैं C3H8 सो ऑन, ऐसे करके पूरी लाइन बनते रहती है। उसके बाद पूछ रहा है राइट द मोलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस ग्रुप एल्डिहाइड, हमें एल्डिहाइड को ऐड कर देना है। तो एल्डिहाइड के लिए पहला ही ले लेते हैं, या C2H6 और C3H8 ही ले लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं C3H5, एक H को रिप्लेस करके CHO ऐड हो जाएगा। CHO है फंक्शनल जो ग्रुप है आपका, वो है एल्डिहाइड का। एंड C3 के लिए हम लेना है C3H7CHO, इसको भी एक H को रिप्लेस करके यहाँ पे CHO ऐड हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे हम एल्डिहाइड को ऐड कर सकते हैं, बस एक एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप ऐड हो सकता है। उसके बाद पूछ रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन का माना है, तो बेंजीन को हम बोलते हैं C6H6, साइक्लोहेक्सिन मॉलिक्यूल होती है C6H12, तो उसको बना लेते हैं। छह कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2, हर किसी में क्या है, दो दो हाइड्रोजन की। ये हुआ आपका साइक्लोहेक्सेन का ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो है आपका साइक्लोहेक्सेन का। तो आज की क्वेश्चन सीरीज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और भी ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को देखने के लिए, ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।